क्या स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? बिल्कुल सर। ओके, यस सर, यस सर। ये हम लोग कर लिए थे ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ कर लिए थे। यस सर, यस ओके, सर। तो मुझे आप लोगों को पूरा मॉनेटरी परचेज एंड पॉलिसी सेल। कराना था, बट ये मैं अब आपको इकोनॉमिक्स का जब स्टार्ट करेंगे तो वहीं पे मैं कराऊंगा। उस दिन मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा मैं करा दूं, बट इकोनॉमिक्स अभी स्टार्ट होगा तो उसी में कराएंगे। ठीक है, चलिए। सब तो एक जैसा ही दिख रहा है। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर कैसे बताएंगे? ये जो लिखा है मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट, ये क्या है? ये एक रिपोर्ट है, ठीक है। नेचर से रिलेटेड एक रिपोर्ट डाला गया है। ये रिपोर्ट किस ब्लूप्रिंट। चीज का? यस, वंडरफुल, ये एक ब्लूप्रिंट है। और कहें तो एक साइंटिफिक ब्लूप्रिंट है, साइंटिफिक ब्लूप्रिंट। और ये ब्लूप्रिंट ये क्या बताता है? ये जो ब्लूप्रिंट है ये क्या बताता है कि किस तो तरीके से सस्टेनेबल जो हमारा बोल रहे वही। क्लाइमेट को, बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को और पॉल्यूशन को टैकल किया जाए। इट्स अ साइंटिफिक ब्लूप्रिंट टू टैकल क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन। और ये जो एविडेंस करेक्ट करता है, ये जो भी आप एविडेंस देख रहे हैं कि क्लाइमेट को कैसे टैकल किया जाए या बायोडाइवर्सिटी, इन सब पे जो एक पूरा रिपोर्ट तैयार होता है, जो ब्लूप्रिंट तैयार होता है, तो कहीं से तो ये एविडेंस कलेक्ट किया जाता है ना। ये एविडेंस कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? तो जो भी ग्लोबल इन्वायरमेंटल असेसमेंट होता है ना, वहां से ये सारा एविडेंस कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, हाउ टू टैकल क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन। तो ये जो रिपोर्ट तैयार किया जाता है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो यूएन इन्वायरमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है, यूएनईपी। इसको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में अगर यूएनईपी भी आ गया और यूएनडीपी भी आ गया तो व्हाट यू विल टेक? यूएनईपी एज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। अब जैसे ये सब जो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सब बताता हूँ, ये सब लिख लीजिए। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इस नेचर के रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है कि ये क्या है। तो जस्ट राइट इट डाउन समवेयर। ओके, नो प्रॉब्लम, कीप ऑन लिसनिंग, बट आप मत आंसर करना अभी, क्योंकि ड्राइव सेफली। चलिए, अगर बात करते हैं 11 से 14 फाइनेंस कमीशन तक, तो हर बार ये जो क्राइटेरिया होता है ये थोड़ा मोड़ा डिफर करता है। कभी किसी क्राइटेरिया पे फोकस किया जाता है, कभी किसी क्राइटेरिया पे फोकस किया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन का क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है। लेकिन जो ओवरऑल क्राइटेरिया 11 से 14 फाइनेंस कमीशन तक का, वो क्या क्या क्राइटेरिया है? इनकम, पॉपुलेशन। और देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है कि पॉपुलेशन जो सेंसस देखा जाता था,
अभी तक 1971 का देखा जाता था, ठीक है, फॉर 11th 12th Yes, sir. 13th। लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन में कौन सा सेंसस देखा गया है? 11. 2002 हाँ, पॉपुलेशन 2011। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इनकम देखा गया, पॉपुलेशन देखा गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, फिस्कल डिसिप्लिन देखा जाता है, देन एरिया भी देखा जाता है। और एरिया तो चारों के चारों में देखा गया, 11th में भी, 12th में भी, 13th में भी, 14th में भी एरिया तो देखा ही जाता है, इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट कवर भी देखा जाता है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर भी Yes, है, sir. Yes, sir. फिजिकल डिसिप्लिन भी है, एरिया। और एरिया आपने बताया, एरिया तो 11 12 13 14 चारों फाइनेंस कमीशन में एरिया को कंसिडर किया गया था। तो क्या नहीं Yes, था? sir. Yes, sir. पॉवर्टी Poverty रेट rate, poverty तो rate. कहीं नहीं था। पॉवर्टी रेट तो किसी फाइनेंस कमीशन में अभी तक कवर नहीं किया गया 11 12 14। ओके, सो इसको एक बार याद रख लीजिए, इनकम। और इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज Sir, क्या है? पॉपुलेशन। सर पॉपुलेशन जो सर जो फिजिकल कैपेसिटी डिस्टेंस है ना, वो तो हाँ, पोवर्टी है ना, जो 13th फाइनेंस में। तो नहीं, 13 फाइनेंस कमीशन में तो देखा गया था, और सबसे ज्यादा फिजिकल डिस्टेंस उस समय सबसे ज्यादा इसको क्राइटेरिया फोकस किया गया था। नियर अबाउट ये 18% के आसपास था वहां पे। सर वो तो पोवर्टी है ना। नहीं नहीं नहीं, फिजिकल डिसिप्लिन पॉवर्टी थोड़ी होता है। सर फिजिकल कैपेसिटी डिस्टेंस। तो वो फिजिकल कैपेसिटी डिस्टेंस सिर्फ पॉवर्टी थोड़ी होता है। यहाँ पे तो पॉवर्टी रेट का बात कर रहा है, दैट इज नॉट द पॉवर्टी। देखिए, फिजिकल कैपेसिटी डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? राफी, आप पूछ रहे हो, ये तो पढ़ाया भी है मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी में, ये हम लोग ऐसे कवर करेंगे। फिजिकल कैपेसिटी डिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू रेज कर सकती है, इस चीज पे भी देखा जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी देखा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू रेज कर सकती है, तो ये भी एक क्राइटेरिया देखा जाता है। वरना आपको मैंने जब पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने ये फाइनेंस कमीशन वाला जो लास्ट क्लास में भी शायद हमने कवर किया था ना, उसमें मैंने क्या बताया था कि ऐसे थोड़ी होता है कि 30 स्टेट्स अगर है तो टोटल प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय द स्टेट्स और सबको इक्वल दिया जाता है, नहीं दिया जाता। ये सब क्राइटेरिया देखा जाता है। तो फिजिकल डिसिप्लिन, जो फिजिकल कैपेसिटी आप बता रहे हैं, उसका क्या मतलब होता है कि स्टेट कितना रेवेन्यू राइज कर सकती है, रेज कर सकती है, इस चीज को भी फोकस किया जाता है। तो दिस इज नॉट पॉवर्टी। समझ आया राफिया? ओके, चलिए। अच्छा, ये एरोसोल्स है, ये जनरली कहाँ पे देखने को मिलता है? एटमॉस्फेयर में। नहीं नहीं, एटमोसफेयर, अरे ऑब्वियस सी बात है कि एटमोसफेयर में देखने को मिलेगा। जी सर, हाँ जी सर। मतलब किस कंट्री के आसपास ज्यादा देखने को मिलता है? राइट सर, राइट। एरोसोल सर। हाँ, एरोसोल्स। वहां पर सर जहाँ पर इंडस्ट्रीज और जहाँ पर ये ज्यादा गाड़ियां होती है सर, फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट ज्यादा होगा। ओके, सर इसका शायद आएगा ओनली वन। नहीं नहीं, चैट कॉलम में आंसर बताना है।
एरोसोल आपने जो इसमें पढ़ा है क्या, ज्योग्राफी में पढ़ा है एरोसोल, अभी कवर किया है? नो सर। नहीं कवर किया है, इसीलिए आप लोग नहीं बता पा रहे हैं। ओके, कोई नहीं। एरोसोल जो होता है ना वो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया के आसपास देखने को मिलता है। समर में अर्थ का जो ऑर्बिट होता है ऑस्ट्रेलिया के काफी क्लोज होता है, और वहाँ पे यूवी रेडिएशन काफी इंटेंसिटी उसका काफी हाई होता है। तो दिस इज रीजन पे वहाँ पे सबसे ज्यादा एरोसोल्स देखने को मिलता है। चलिए, आप लोग अगर ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो ये एरोसोल्स वाला पार्ट आप लोग कवर करेंगे। चलिए अभी आंसर करिए, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, एरोसोल पहले मैं आपको समझाता हूँ एरोसोल होता क्या है। एरोसोल, एरोसोल जो होता है ना, ये एक सस्पेंशन होता है सॉलिड पार्टिकल्स का, या लिक्विड ड्रॉपलेट्स का, या फिर गैस का। किसी का भी ये सस्पेंशन हो सकता है, सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स या गैस। ये क्या होता है, जब रे जाता है ना, जब यूवी रे जाता है ना, तो इस पार्ट से ये क्या होता है, टकराता है, और फिर ये रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एरोसोल्स। और ये एरोसोल्स दो कारण से होता है, एक होता है आपका नेचुरल, और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक। तो जो नेचुरल होगा वो क्या होगा, जैसे अब मैंने आपको बताया गैसियस पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स, तो जैसे फॉग होता है, आपस मिस्ट में होता है, डस्ट होता है, तो ये सब क्या हो गया, ये सब तो नेचुरल हो गया ना। और आपको यहाँ पे क्या दे रखा, मिस्ट, डस्ट, पार्टिकुलेट, एयर पॉल्यूटेंट्स एंड स्मोक आर एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक। तो ये एंथ्रोपोजेनिक नहीं हुआ ना, एंथ्रोपोजेनिक फिर क्या होगा, हम्म। पॉल्यूटेंट्स होगा बिल्कुल। एंथ्रोपोजेनिक, हाँ स्मोक ये होगा एंथ्रोपोजेनिक। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स जो आपको एयर में मिल रहा है, जो मिस्ट है, जो फॉग है, ये तो नेचुरल हुआ स्मोक ना। देयर नेचुरल, देयर नेचुरल। हाँ, तो यहाँ पे दोनों दोनों मिला के दे दिया है आप। कॉम्बिनेशन। हाँ, हाँ यहाँ पे दोनों एग्जैक्टली। कॉम्बिनेशन दे दिया, मिस्ट, क्या क्या हो रहा है, हम्म। मिस्ट, डस्ट, पार्टिकुलेट एयर एंड पॉल्यूटेंट। आपको बस ये पता होना चाहिए एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है, एक तरीके का मैनमेड, और ह्यूमन एक नेचुरल हो गया। तो जो नेचुरल होगा वो कौन कौन सा होगा, तो आप खुद ही सोच सकते हैं, जब फॉग होगा, फॉग से भी तो मिस टकराता है ना। जो एरोसोल्स होता है, ये क्या क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, क्या क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, यस सर। सर करेगा। यस सर यस सर। एरोसोल्स ये क्लाइमेट सर को वही ना। इन्फ्लुएंस करता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एरोसोल्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, तो डेफिनेटली एरोसोल्स क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ हीट होता है वो कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, इंसुलेशन। इस पे भी तो डिपेंड करता है यस ना। सर। तो यस इस सर। तरीके से हमारा क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। क्लाउड फॉर्मेशन को क्या इफेक्ट करता है, हम्म। यस सर। तो इन द सेम वे यस आपको सर। क्लाउड फॉर्मेशन को भी इफेक्ट करेगा। तो एरोसोल्स क्या होता है, so some aerosols are reflective. That is when the sun's rays beams down on them, they bounce the ray back out of the atmosphere. तो यही होता है एरोसोल्स। और एरोसोल्स अगर पूछा जाएगा तो क्या ये सस्पेंशन ऑफ सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स होता है, तो नहीं, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड लिक्विड एंड एंड गैसियस लिक्विड एंड ऑल। गैस। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया एंड 2 गलत हो गया, क्योंकि मिस्ट, डस्ट, ये सब आपका नेचुरल है, एंथ्रोपोजेनिक नहीं है। पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट ये आपका एंथ्रोपोजेनिक है, स्मोक आपका एंथ्रोपोजेनिक है।
ये आप लोग आंसर किसका कर रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है। ए बी जो आप लोग लिखते हैं आंसर किसका है? पहले वाले का आंसर है, अभी वाले का आंसर है क्या है? चलिए जल्दी से आंसर करिए इसका। ओके इमरान, आपने इसका बताया 14 का आंसर ए। टेल मी कैसे बताया आपने आंसर ए? सर ऑल की वजह से कि सारे पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं जा सकते। यही तो सबसे बड़ा फ्लॉ है हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी का। इसी को तो फैटल लॉ कहते हैं, फैटल लॉ। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे बात अराइज होता है ना कि वेदर दिस कम्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, जो हमारे पार्लियामेंट में जो डिस्कशन चलता है, तो जो ये कमेटी है इसके पास ये एडवांटेज है कि ये आउटसाइड बाहर से भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को बुला सकती है। जो एक तो लॉ मिनिस्टर्स भी होते हैं, लॉ मिनिस्ट्री का पूरा टीम होता है, बट आउटसाइड ये जो कमेटी है इसके पास इतना एडवांटेज है कि आउटसाइड लोग से भी, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होते हैं उनको भी ये बुला सकते हैं फॉर द डिस्कशन, इस डिस्कशन के लिए। लेकिन जितना भी गवर्नमेंट बिल्स है वो ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं जाता है। ऑल गवर्नमेंट बिल्स ऑटोमेटिकली गो टू द पार्लियामेंट्री कमेटी तो नहीं सारा। ये तो सबसे बड़ा चीज है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। वही सर वही उसी पे मैंने आंसर। हाँ, और एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। तो ये सही बात है, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट Yes, sir. इंट्रोडक्शन ऑफ बिल को अपोज कर सकता है, इनिशिएटिंग दैट लेजिस्लेशन sir. आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंट ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसके बाद क्या होता है Yes. कि उसके बाद यही चीज देखा जाता है कि क्या ये यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है, किसी तरीके कुछ चीजें हो रही है, तो कुछ कुछ बिल्स को फिर भेजा जाता है कहाँ पे? पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। पार्लियामेंट्री कमेटी का एग्जाम एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को आउटसाइड से भी बुला सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द लॉ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया 14 का ए? 1 या 1 ओनली, मतलब ए हो गया आंसर। सर एक मिनट, इसको फिर से स्लाइड वापस कीजिए प्लीज। सर इसका क्या मतलब है? इट इनिशिएट्स लेजिस्लेशन आउटसाइड द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कुछ किसी ने कोई बिल लाया ना, तो उसके लेजिस्लेशन पे ये क्वेश्चन करते हैं कि ये इसके अंदर लाई नहीं करता है, ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को ब्रेक डाउन कर रहा है। बिल है ना, एक तरीके का प्रपोजल है, तो किसी भी कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वो उस इंट्रोडक्शन ऑफ बिल को अपोज कर सकते हैं। यस वो तो पता है। हाँ, कि आपके लेजिस्लेटिव पावर के अंदर ये चीज फॉल नहीं कर रहा है, दिस इज आउटसाइड योर लेजिस्लेशन। यहाँ से कंफ्यूजन है, एनी मेंबर, कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, सबके लिए ये रूल्स होता है। और जो आपने पहला क्वेश्चन बताया था उसमें आपने साइंटिफिक ब्लूप्रिंट बताया था, वो क्या होता है सर? साइंटिफिक ब्लूप्रिंट, साइंटिफिक ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट क्या होता है? बोला था सर ने सर बायोडायवर्सिटी और उसकी पूरा तो मैंने समझाया था यहाँ पे कि जैसे क्लाइमेट है, बायोडायवर्सिटी है, पॉल्यूशन है, इन सब से टैकल करने के लिए, ये तो मैंने यहाँ पे सर पूरा मैंने समझाया कल था। से मुझे यहाँ तो मैंने पूरा ही समझाया है इसमें। बोलिए क्या दिक्कत आ गई इसमें? नहीं सर, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था इसलिए। ओके ओके ओके।
चलिए तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा, ठीक है। जी सर, बिल्कुल सर। चलिए इसका आंसर कीजिए। कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा एग्जांपल अमूल। सर अमूल अमूल। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। चलिए आंसर करिए। यस फौजिया, आर्टिकल 48 पढ़ा है डीपीएसपी में? फौजिया आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपने आर्टिकल 48 मैंने पढ़ाया था डीपीएसपी? यस सर। एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा था वहाँ पे? यस सर। तो क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट नहीं है आर्टिकल 48? यस सर। इसका 2 और 3 आएगा। तो फौजिया आपने इसका आंसर ए कैसे बताया? आपने 3 को कैसे हटा दिया? आप कोई भी आंसर बताते बी सी डी, नो प्रॉब्लम, बट आपने 3 कैसे हटाया? सबसे ज्यादा तो यही पढ़ा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिकनेक्ट करने का कोशिश करिए। करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट होता है जो 2-3 स्टेटमेंट भी, एक स्टेटमेंट आपको स्टैटिक का देता है। जस्ट ट्राई टू रिकनेक्ट। जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, रिवाइज करिए। और फौजिया आप बहुत अच्छा आंसर्स देते हैं, इसलिए मैंने आपका नाम लिया है। तो डोंट फील ऑफेंडेड, ओके। और ऐसे मैं किसी का नाम लूँ ना कि आप गलत कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर डूइंग गुड इन द क्लास। तो ऑफेंडेड फील नहीं करना है कि सर मेरा नाम क्यों ले लिया, मैं गलत किया हूँ तो। चलिए, प्राइस मिल्क का हमारे कंट्री में कैसे डिसाइड होता है? मार्केट फोर्सेस के द्वारा क्या डिसाइड होता है? इंटायरली बाय द मार्केट फोर्सेस? नहीं, ये कॉपरेटिव्स के द्वारा डिसाइड होता है। कॉपरेटिव्स। तभी तो आप देखते हैं कि किसी मिल्क मिल्क का अलग अलग प्राइस होता है। आप अमूल का ले, मदर डेयरी ले, और भी पतंजलि का मिल्क आता है, और भी बहुत सारा आनंद का मिल्क आता है। तो ये कॉपरेटिव्स और प्राइवेट डायरीज, ये जो डेयरीज होता है ना, उसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि उनको उस पे क्या कॉस्ट लग रहा है, उस बेसिस पे डिसाइड होता है, ना कि मार्केट फोर्सेस पे ये डिसाइड होता है। तो स्टेटमेंट 1 जो हो गया ना आपका, गलत हो गया। प्राइसेस ऑफ द मिल्क इन द कंट्री आर डिसाइडेड इंटायरली बाय द मार्केट फोर्सेस, दिस इज रॉन्ग। Preservation of cattle is a matter on which the legislature of the state has exclusive power to legislate. Yes, Article 246 Clause 3. स्टेट के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है ऑन मैटर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और थर्ड तो हमने क्लास में ही पढ़ा था, तो ओनली बी 2 and 3 आर द करेक्ट वन। फर्स्ट गलत है। जिसने भी बी सी डी बोला ना, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप सही अच्छा कर रहे हैं। आपने यहाँ पे मार्केट फोर्सेस सोचा, दैट्स गुड, बट ठीक है। सर यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ स्टेट सर यूनियन है या स्टेट गवर्नमेंट है? सर वो थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो रही थी मुझे। ये स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट। राइट सर, राइट। ओके। सर ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन। यस, सर वरना हमेशा सॉरी, सब लोग डिमांड पे ही हम सोचते कि मार्केट फोर्स पे। यस, सर ये मिल्क वाला क्वेश्चन अच्छा था। ओके ओके। ये सबको यही लगता है कि मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, बट
ये सब चीज पता होना चाहिए। और कॉपरेटिव्स का आप लोग का क्वेश्चंस आएगा कॉपरेटिव से। मैं बंच ऑफ क्वेश्चंस आपको इसीलिए कराना चाहता हूँ एमसीक्यू का, कि इससे बहुत सारी चीज आपका क्लियर हो। आप बोलेंगे सर ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया। अब अभी मैं बताऊंगा कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। ऐसे पढ़ते हैं ना कि इस कंट्री के साथ ये एमओयू साइन हुआ, ये साइन हुआ, वो साइन हुआ। तो इन द सेम वे अभी इंडिया ने एमओयू 2 कंट्री के साथ साइन किया है, एक मॉरिशस और दूसरा सेचल्स। और दोनों के साथ किस चीज पे एमओयू साइन किया है? तो एयर स्ट्रिप पे और डॉकयार्ड पे, एयर स्ट्रिप पे और डॉकयार्ड पे। तो अब यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किस आइलैंड पे, यहाँ पे इंडिया का एयर स्ट्रिप और डॉकयार्ड के बीच में एक एमओयू साइन हुआ, तो जो वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसी पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी में रिसेंटली एक माडागास्कर में भी एक साइन किया गया है। इंडियन लिसनिंग पोस्ट वहाँ पे डेवलप किया जाएगा, इंडियन लिसनिंग पोस्ट, इंडियन लिसनिंग पोस्ट। ये माडागास्कर आइलैंड पे है, माडागास्कर आइलैंड पे। तो अब आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सी होगा। इंडियन ओशन होगा। यस। इंडियन ओशन। तो आपको जब पता चला कि हाँ ये साइन किया गया है, ये एगालेगा आइलैंड और एजम्पशन आइलैंड हमने सुना, और आई थिंक एजम्पशन आइलैंड तो आपने मैप में भी पढ़ा होगा। अगर आप मैप करते होंगे ज्योग्राफी में तो आपने पढ़ा होगा एजम्पशन आइलैंड। तो क्वेश्चन इसी तरीके से, करंट का क्वेश्चन है, स्टैटिक से कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसी तरीके से कनेक्ट किया जाता है। कि एमओयू पढ़ा आपने तो आपको करंट का भी नॉलेज होना चाहिए और साथ साथ आपको स्टैटिक का भी नॉलेज होना चाहिए। तो इसका क्या आंसर हो गया? इंडियन ओशन। और माडागास्कर भी आप लोग याद रखेंगे, माडागास्कर इंडियन लिसनिंग पोस्ट यहाँ पे डेवलप किया गया है। ओके, नो प्रॉब्लम रबानी। मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, आप देखेंगे नहीं, आप बस क्वेश्चन सुनिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल गैसिफिकेशन एंड इट्स एडवांटेज। Coal gasification is the process of converting coal into syngas, which is a mixture of hydrogen, carbon monoxide, and carbon dioxide. Low-grade coal cannot be used in the coal gasification process. It reduces dependence on imported liquefied natural gas. डी।
ओके, चलिए देखते हैं कोल गैसिफिकेशन। देखिए कोल गैसिफिकेशन का क्या मतलब होता है। कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कोल को किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट करते हैं। सिंथेसिस गैस, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है सिन गैस। तो ये सिन गैस क्या है, एक तरीके का सिंथेसिस गैस है। और ये जो कोल को अगर हम सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट करते हैं तो ये सिंथेसिस गैस किसका मिक्सचर होता है, तो इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या रीजन है कि हम कोल को सिंथेसिस गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, एडवांटेज। तो कुछ तो इसका एडवांटेज होगा ना। तो क्या एडवांटेज है सिंथेसिस गैस का, तो सिंथेसिस गैस का यूज करके हम लोग क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। फर्टिलाइजर, सिंथेसिस गैस का यूज करके हम लोग सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, ये सब हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब क्या है कि आप देख रहे हैं कि जो कोल है वो ग्लोबली अबंडेंट है। अरे इट्स रेनिंग हेवली इन माय एरिया। कोल जो है वो अबंडेंट क्वांटिटी में है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है। और यहाँ का सबसे अच्छा बात क्या है कि कोल गैसिफिकेशन के केस में हम लो ग्रेड कोल को भी यूज कर सकते हैं। कोल 4 तरीके का होता है ना, आपने पढ़ा होगा, पीट, यस सर। लिग्नाइट, बिटामिनस कोल एंड एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट द Anthracite. बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है, लेकिन आप सबसे Yes, sir. लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज। तो लो ग्रेड कोल कैन बी यूज्ड इन द कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। तो दिस इज करेक्ट एंड इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो जो इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस है तो उस पर डिपेंडेंसी आपका क्या होगा, धीरे धीरे कम ही होगा। सो दिस आर करेक्ट। सो आपका क्या क्या करेक्ट हो गया, ऑल आर करेक्ट ना, नहीं, कैनॉट बी यूज। 1 and 3. हाँ तो 1 and कैन बी यूज, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी, 1 एंड 3। चलिए यस, तो कैनॉट रिटेन था तो फिर आपका आंसर बी होना चाहिए था ना, आपने डी कैसे बोल दिया। Only one. चैट कॉलम, ऐसे ही हम लोग इकोनॉमिक्स में ये वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे। जो हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मनी पढ़ेंगे ना, तो उसका लास्ट स्टेप जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग डिजिटल मनी के बाद ये क्रिप्टो करेंसी हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से मनी का इवोल्यूशन हुआ था। तो स्टार्टिंग टिल एंड हम लोग क्रिप्टो करेंसी तक वहां पे कवर करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी में। ठीक है, अभी बस क्रिप्टो करेंसी देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी आर डिजिटल और वर्चुअल करेंसी इन विच इनक्रिप्शन टेक्निक्स आर यूज्ड। तो इनक्रिप्शन एक तरीके का इनकोडिंग टेक्निक्स होता है, तो इनक्रिप्शन टेक्निक्स को यूज किया जाता है टू रेगुलेट द जनरेशन ऑफ देयर यूनिट्स। क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो इनक्रिप्शन टेक्निक्स यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी को जनरेट किया जाता है, तो इसको जनरेट किया जाता है यहाँ पे फंड्स वगैरह का भी ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन क्या यहाँ पे सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क के अंदर किया जाता है, तो किसी भी कंट्रीज में अभी नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो नो, दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेंट्रल बैंक, इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंट्रल बैंक। यहाँ पे सेंट्रल बैंक के फ्रेमवर्क के अंदर ये काम नहीं करते हैं। तो ए ओनली, 1 इज ओनली द करेक्ट आंसर। ऐसे हम लोग इसको ड्रॉबैक तो नहीं रहेगा? सॉरी, हाँ ये है बहुत बड़ा ड्रॉबैक। यस, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, तभी तो इसको लीगल टेंडर के ये इस पे बहुत सारा डिस्कशन वगैरह चल रहा है। इसमें बहुत सारा जो मतलब इसको किस तरीके से रोका जाए। तो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोनों को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इसमें डिफरेंस क्या होता है।
इसी से रिलेटेड आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी होता है। तो कौन सा इलीगल है, कौन सा लीगल है, ये सब हम लोग वहाँ पे डिटेल में समझेंगे। ये तो जिसने पढ़ा होगा वो बता देंगे। I4C साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर किस मिनिस्ट्री के अंदर स्टैब्लिश किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्यों ये ये तो स्टैब्लिश किया गया था? अगर पढ़ा भी ये शायद 2-3 दिन पहले भी हमने कवर किया था ना, आप लोगों को कराया था किसी क्लास में, तो मैंने ये कराया था। ओके, ये क्यों ये क्रिएट किया गया था, ये क्यों स्टैब्लिश किया गया था?